नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का मॉडल सेट नंबर 5 को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले 4 मॉडल सेट कंप्लीट कर चुके थे। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप सभी एक एक करके कवर कर सकते हैं। देखिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। हम सभी जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए सभी एक बार सेशन को लाइक कर लीजिएगा दिल से। जितने भी हैं सभी एक बार सेशन को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि ईस्ट एक सूक्ष्मजीव है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में डैश उत्पन्न करने के लिए सरल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। यहाँ पर सरल कार्बोहाइड्रेट की बात किया गया है, तो किसका उपयोग करता है? तो याद रखिएगा आप सभी, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। एक बार क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। ईस्ट एक सूक्ष्मजीव है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए हम सभी सरल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2, अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो जरूर आंसर कर लीजिएगा, अगर नहीं पता होगा तो याद जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि आंतरिक संक्रमण धातु की दो श्रृंखला इनमें से कौन सी है? क्या कहा गया है? आंतरिक संक्रमण धातु की बात किया गया है। तो आप सभी क्या कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4F और 5F श्रृंखला जो है ये आपका आंतरिक संक्रमण धातु की दो श्रृंखला है। जैसे कि हम सभी 4F को किस नाम से जानते हैं पता है आप सभी को? इसे लेथेनोइड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या कहा जाता है जी? लेथेनोइड कहा जाता है, याद रहेगा आप सभी को। लेथेनोइड के नाम से जानते हैं। अगर वहीं हम बात करें 5F श्रृंखला के बारे में तो इसे हम सभी क्या कहते हैं? एक्टिनोइड कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या कहा जाता है? एक्टिनोइड कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। आप सभी देखे होंगे आवर्त सारणी का दो निचला जो पंक्ति होता है वही तत्व है ये आपका। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 3 है कि निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाला अवयवों का निर्माण जो है कि कार्बन तंतुओं का उपयोग करके होता है। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 जो दिया हुआ है कि कार्बन तंतु एक प्रकार का प्रयुक्त होने वाला पुनचक्रित नहीं किए जा सकते हैं, तो ये गलत है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ ऑप्शन में ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक इसका सही होगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका गलत है, जबकि सही क्या है? ऑप्शन में एक जो है ये आपका बिल्कुल सही है कि ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाला अवयवों के निर्माण में कार्बन तंतु का हम सभी उपयोग करते हैं। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस प्रकार का, हालांकि क्वेश्चन कम ही चांस से पूछा जाएगा, फिर भी नॉलेज के लिए याद रखिए, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे घरों में विद्युत करंट कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए आज के इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन लिया गया है वो सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को याद कीजिएगा आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 220 वोल्ट AC होता है, ध्यान रखिएगा। DC नहीं होता है, याद रखिएगा AC। DC आप सभी क्या देखते हैं? जो आप सभी बैटरा से जो डायरेक्ट आपको करंट मिलता है वो DC मिलता है, ध्यान रखिएगा। पर आप जो बिजली लेते हैं वो आपका AC वोल्ट मिलता है, जो कि 220 वोल्ट का होता है। अगर क्वेश्चन आपसे से पूछा जाए कि घरों में जो बिजली जो आप सभी सर्किट जो सप्लाई करते हैं, बिजली जो सप्लाई करते हैं वो किस श्रेणी में जुड़ा होता है, तो ध्यान रखिएगा वो आपका समांतर श्रेणी में जुड़ा होता है, याद रखिएगा। जो वायरिंग आपका होता है वो समांतर श्रेणी में होता है, याद रहेगा आप सभी को। अच्छा, आप सभी एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि जो अर्थिंग दिया जाता है यानी अर्थ दिया जाता है ये किस लिए दिया जाता है? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थ का क्या उपयोग है, तो ध्यान रखिएगा वो सुरक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों की रूपांतरण जड़ों का एक युग्म है? इनमें से पौधों का रूपांतरण एक जड़ों का युग्म कौन सा है? क्या लगता है? प्याज या सलजम, या सलजम या गाजर या आलू? तो प्याज आप सभी को पता है ये जड़ नहीं है, आलू भी जड़ नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आलू सब कंद का उदाहरण है, तो याद रखिएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलजम और गाजर जो है ये दोनों जड़ का उदाहरण है, ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गाजर जो होता है ना, ये जो रूपांतरण होता है ये आपका शंकुआकार जड़ का रूपांतरण होता है, जबकि आप सलजम को जो देखते हैं ये कुंभी रूपी जड़ का रूपांतरण है सलजम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसकी कमी के कारण जो है कि फल जो है कि चटकता या फटता है? बोरॉन की कमी के कारण, ध्यान रखिएगा आप सभी। बोरॉन की कमी के कारण जो है कि फल क्या होता है? चटकता है या फटता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पादपों में लचीलापन डैश नामक उत्तक के कारण होता है। जो पादप में आप लचीलापन जो देखते हैं ये किस उत्तक के कारण होता है? कॉलेन कैमा के कारण होता है, सी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी।
किसके कारण होता है जी? कोलेन कैमा के कारण जो है कि लचीलापन आपको देखने के लिए मिलता है। याद रखिएगा आप सभी, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर जाइलम की बात किया गया है, तो एक जाइलम एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम का काम होता है पानी का परिवहन करना, ध्यान रखिएगा, यानी कि जल का परिवहन करना होता है। जबकि भोजन का काम क्या होता है? तो भोजन जो फ्लोएम होता है वो भोजन का परिवहन करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को, भोजन क्या करता है? पत्ती से निर्माण होता है, उसके बाद पूरा वृक्ष में फैलाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का। जबकि जाइलम का काम क्या होता है कि जड़ से यानी कि जमीन के अंदर से पानी को लेना, उसके बाद जो है कि पत्ती तक पहुंचाना, ये जाइलम का काम होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था? मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व की बात किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा यूरेनियम। ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था, तो यूरेनियम था। ध्यान रखेंगे आप सभी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरेनियम का जो है आवर्त सारणी में क्रम कितना था, तो ध्यान रखिएगा ये 63वां तत्व था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक कोशिका दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को डैश कहा जाता है। तो इसे द्विविभाजन के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? इसे द्विविभाजन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजन होने की क्षमता को हम सभी क्या कहते हैं? द्विविभाजन कहा जाता है या द्विविभाजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गेजला बेनेट्टी जो है डैश का एक वैज्ञानिक नाम है। तो याद रखिएगा ये चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। किसका है जी? चिंकारा का। अच्छा, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एलिफस मैक्सिमस इसका वैज्ञानिक नाम है। अच्छा, शेर का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? तो ध्यान रखिएगा पेंथरा लियो। क्या है जी? पेंथरा लियो शेर का वैज्ञानिक नाम है। अच्छा, जंगली गधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा इक्विस अफ्रीकैंस एसिनस होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? इनमें से किसमें जो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? जैसे कि आप सभी रेगिस्तान में मृग तृष्णा चमकते हुए देखते हैं, वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही आपको दिखाई पड़ता है। हीरे की झिलमिलाहट यानी कि चमक जो देखते हैं, वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणों का जो संचरण होता है, वो भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। जबकि आपका कैलिडोस्कोप जो होता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह सिद्धांत करने वाला एकमात्र घटना कौन सी है? इनमें से कौन सी एक घटना है जो ये बताता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ध्रुवीकरण की घटना है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी यहाँ पर सी में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यही याद रखिए ना कि ध्रुवीकरण ये बताता है कि प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगला है मानव रीढ़ हड्डी स्तंभ में कितनी हड्डी होती है? इसे आप सभी स्टार मार के याद रखिएगा। क्या कहा गया है कि मानव रीढ़ हड्डी के स्तंभ में कितनी हड्डी होती है? तो ध्यान रखिएगा कुल 33 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है जी? 33 हड्डी होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यहाँ पर रीढ़ की बात किया गया, जो पीछे आप सभी मानव के शरीर में देखते हैं वो रीढ़ की हड्डी है। अगला है निम्न में से कौन सा जल जनित रोग का एक उदाहरण है? जल जनित रोग की बात किया गया है। अतिसार, याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिसार रोग जो है ये आपका जल जनित रोग है, ध्यान रखिएगा, जो कि सूक्ष्म जीव के कारण ही ये बीमारी उत्पन्न होता है। अच्छा, जल जनित रोग में क्या क्या आ जाता है? जैसे हाइजा, ये आपका जल जनित रोग का ही उदाहरण है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा संचरण के लिए किया जाता है? यानी कि गति करने के लिए कर सकते हैं या गतिशील कर सकते हैं हम सभी। तो ये किसका उपयोग करते हैं? जैसे सिलिया का भी करता है, पता है आप सभी को, या कसा भीका का भी प्रयोग करता है। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। यानी कि गतिशील होने के लिए उपयोग जो करता है प्रोटिस्टा जीव, तो हम सभी कह सकते हैं कि ये कसा भीका या आप सिलिया भी कह सकते हैं, सिलिया का भी उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 17 है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा।
रेंटजेन के बारे में कहा गया है कि विल्हेम कॉनराड रेंटजेन जो है ये किसकी खोज के लिए जाना जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल एक्सरे की खोज के लिए ये जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से क्या अम्लीय प्रबलता का सही बढ़ता क्रम है? अम्लीय प्रबलता की बात किया गया है, आप सभी को बढ़ते क्रम की बात किया गया, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। HF हो जाएगा, उसके बाद HCl हो जाएगा, उसके बाद जो है कि Br हो जाएगा और उसके बाद HI हो जाएगा। तो ये आपका एक बढ़ते क्रम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वायुमंडल में कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती है? इनमें से कौन सा वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, रेडॉन ये नहीं पाई जाती है, जबकि ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया और जेनॉन हो गया, ये सभी आपका वायुमंडलीय निष्क्रिय गैस है, जबकि आपका रेडॉन नहीं है। अच्छा, अभी जो है कि आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया जाए तो इसमें जो है कि समूह 18 जो है आप सभी देखते हैं, ये आपका क्या है? निष्क्रिय गैस का ही एक प्रकार है, ध्यान रखिएगा, समूह 18 आवर्त सारणी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्हीटेकर के द्वारा दिए गए 5 किंगडम वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? देखिए, व्हीटेकर ने 5 किंगडम का वर्गीकरण किया था, जिसमें क्या क्या रखा था? मोनेरा को रखा था, ध्यान रखिएगा आप सभी, किसको रखा था जी? मोनेरा को रखा था। उसके बाद जो है कि प्रोटिस्टा को रखा था, ये प्रोटिस्टा को रखा था। उसके बाद जो है कि ये कवक को रखा था, कवक को रखा था। उसके बाद जो है कि ये प्लांट को रखा था या प्लांटे कह लीजिए, और उसके बाद जो है कि ये एनिमिलिया को रखा था। तो याद रखिएगा, ये आपका व्हीटेकर का वर्गीकरण है जो कि 5 किंगडम का है। तो इसमें नहीं रखा गया, प्रोटोजोआ को नहीं रखा गया था, तो ये इसका हिस्सा नहीं है, जबकि आपका ये सभी हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातु होते हैं? तो 7 उपधातु है, ध्यान रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में। तो कौन कौन सा वो आपका उपधातु है जो कि आवर्त सारणी में है? तो याद रखिएगा, पहला बोरॉन रखिएगा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद जो है कि एंटीमनी, उसके बाद जो है कि टेल्यूरम, उसके बाद जो है कि पॉलिनियम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। लिख देते हैं इसका प्रतीक चिन्ह, जैसे कि बोरॉन को हम सभी बी से दर्शाते हैं, उसके बाद जो है कि सिलिकॉन को हम सभी SI से दर्शाते हैं, उसके बाद जो कि जर्मेनियम को हम सभी GE से दर्शाते हैं, उसके बाद जो कि आर्सेनिक को AS से दर्शाते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह है। एंटीमनी को SB से दर्शाते हैं, उसके बाद जो है कि टेल्यूरियम को जो है कि हम सभी TE से दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक आपका पॉलिनियम हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है, परमाणु बम निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पर आधारित है? देखिए, परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित सोडियम यौगिकों में से किसका उपयोग हम सभी कठोर जल को नरम करने के लिए करते हैं या किया जाता है? तो याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं हम सभी। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एथिलीन अल्कोहल या एथिल अल्कोहल को सोडियम लवण के जलीय विलयन का सबसे संभावित pH क्या होता है? अगला है, एथिल अल्कोहल के सोडियम विलयन के जलीय विलयन का सबसे संभावित pH क्या होता है? बिल्कुल 7 होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कितना होता है जी? 7 होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एथिल अल्कोहल का सोडियम लवण का जलीय विलयन का सबसे संभावित pH कितना है? तो 7 है। अगला है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव जो होता है वो कैसा होता है? तो देखिए, समतल दर्पण में हमेशा आभासी होता है और सीधा बनता है प्रतिबिंब, याद रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए समतल दर्पण के बारे में तो इसमें हमेशा क्या होता है? आभासी होता है और सीधा होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस उत्तक में मृत कोशिकाएं होती हैं? देखिए, मृत कोशिका की बात किया गया है, तो किस उत्तक में मृत कोशिका होती है? याद रखिएगा आप सभी, स्क्लेरन कायमा में जो है कि फ्रेंड इसमें मृत कोशिका होती है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि आपका कोलेन कायमा में क्या होता है? जीवित कोशिका होता है। उपकला उत्तक में भी जीवित कोशिका होता है और प्रेन कायमा में भी जीवित कोशिका होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गति का पहला समीकरण किसके बीच का संबंध को दर्शाता है?
तो वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है गति का पहला समीकरण। ध्यान रखिएगा, गति का पहला समीकरण क्या होता है, तो याद रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा वेग बराबर हो जाएगा u + at हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। भी क्या होता है, अंतिम वेग होता है। वहीं पर यू की बात किया जाए तो प्रारंभिक वेग है, और ए क्या होता है आपका त्वरण होता है, और टी क्या होता है समय होता है। तो फिर से समझ लीजिए, वेग की अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा v बराबर। तो इसमें क्या हो जाएगा, u आपका क्या है, प्रारंभिक वेग है u, और उसके बाद जो है कि आपका a क्या है, त्वरण है, और उसके बाद जो है कि t आपका क्या है, तो ये आपका समय को बताता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक रूप हीटर के कॉइल को डैश कहा जाता है। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तो इलेक्ट्रिक रूप हीटर के कॉइल को हम सभी एलिमेंट के रूप में जानते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक हीटर जो बना होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, एलिसा एक प्रकार का डैश है। तो एलिसा क्या है, एक प्रकार का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एड्स टेस्ट के लिए हम सभी एलिसा का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, एड्स जो होता है ये HIV के कारण भी फैलता है, या सिंपल भाषा में ये समझिए आप सभी, कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है शारीरिक संबंध के कारण भी आपका एड्स रोग फैलता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी पैरों में स्थित नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा कार्पल्स, या इसे हम सभी कार्पल हड्डी भी कहते हैं, जो कि ये पैर में नहीं बल्कि ये आपका कलाई की हड्डी होता है। ध्यान रखिएगा, किसकी हड्डी होता है, कलाई की हड्डी होता है, जिसे हम सभी कार्पल हड्डी भी कहते हैं। टिबिया जो है आपका टांग में पाया जाता है, ये आपको भली भांति पता होगा। और टार्सल हड्डी जो होता है, जो पैर का तरसल हड्डी जो होता है उसकी 3 पंक्तियों के बीच स्थित होता है टार्सल हड्डी। तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में कुल 30 क्वेश्चन कवर किए हम सभी। आज की सेट कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज की सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, क्लास को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।